हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। तो आज का हमारा वर्कआउट प्लानिंग में सेकंड चैप्टर है ये। ओके, इससे पहले हमने जो कवर किया था उसमें बिगनिंग लेवल का जो वर्कआउट प्लान होता है कि कोई भी इंसान अगर बिगनिंग लेवल में वर्कआउट कर रहा है, इनिशियली स्टार्ट किया है सेडेंटरी पर्सन, तो उनका एक्सरसाइज चार्ट कैसे बनाते हैं उसके ऊपर हमारा इससे पहले वाला वीडियो था। ओके, आज हम बात करेंगे इंटरमीडिएट वर्कआउट के बारे में, इंटरमीडिएट लेवल का वर्कआउट। तो आज का अपना ये सेकंड चैप्टर है इस सीरीज़ का। इसमें देखो हाउ टू प्रिपेयर वर्कआउट प्लान फॉर इंटरमीडिएट पर्सन। ओके, इंटरमीडिएट का मतलब कोई भी इंसान एक्सरसाइज कर रहा है, उसका 2-3-4 महीने से एक्सरसाइज चल रहा है लेकिन एकदम परफेक्टली इतना स्ट्रेंथ डेवलप नहीं हुआ है, फॉर्म टेक्निक पे इतना ग्रिप नहीं हुआ है। ओके, तो ये बिगनिंग लेवल के बाद में सेकंड स्टेप होता है, जब थोड़ा थोड़ा सा फॉर्म टेक्निक का नॉलेज होने लगता है, थोड़ा बॉडी हैबिचुअल होने लगता है, प्रॉपर रिकवरी हो जाता है, अच्छा थोड़ा स्ट्रेंथ डेवलप हो जाता है। ओके, तो लास्ट का हमारा जो बिगनिंग लेवल का वर्कआउट था वो पूरा डिटेल में हमने कवर किया कि आपको एक हफ्ता में कितने दिन वर्कआउट करना है, कितने दिन कार्डियो करना है और उसमें कितने दिन का रेस्ट रहेगा। वो सारा एक्टिविटी एक बिगिनर लेवल के, मतलब जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाला इंसान है, उसने कभी एक्सरसाइज नहीं किया, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं की और अभी उनको वर्कआउट स्टार्ट करना, तो उनका वर्कआउट चार्ट कैसा रहेगा और खुद से कैसे वर्कआउट चार्ट बनाते हैं वो हमने कवर किया था। अब ये है उसका एक नेक्स्ट लेवल, मतलब एक्सरसाइज का एक सेकंड स्टेप है। जब आप बिगनिंग लेवल का क्रॉस कर लेते हैं एक स्टेप, तो फिर आता है इंटरमीडिएट लेवल। ओके, अब इंटरमीडिएट लेवल में एक्सरसाइज प्लान कैसे किया जाता है, वर्कआउट चार्ट कैसे बनता है, बॉडी पार्ट कैसे हम डिवाइड करते हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज को इन्वॉल्व करते हैं, कौन सी एक्सरसाइज को स्किप करते हैं। ओके, क्योंकि जब बिगनिंग लेवल से इंटरमीडिएट लेवल पे जाते हैं तो थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ जाता, थोड़ा इंटेंसिटी लेवल बढ़ जाता, तो बॉडी को रिकवरी के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। अगर समझो बिगिनिंग लेवल पे अगर आपने इनिशियली वर्कआउट स्टार्ट किया है और आपको रेस्ट रिकवरी का जो टाइम है वो 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स तक का पीरियड है रिकवर करने के लिए, तो इसमें आप पकड़ लीजिए 2 दिन, 2.5 दिन, 3 दिन, डिपेंड करता है कि आपका ग्रिपिंग कैसा है, एक्सरसाइज पे कितना अच्छे से आप परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो चलिए अभी हम इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो अपना है कि कितने दिन का सीक्वेंस इसमें रहेगा, मतलब समझो आप एक वीक का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो ये चार्ट में यहाँ पे डेज है कि कौन से डे पे क्या करना है और नीचे है एक्टिविटीज़। ओके, तो ये फर्स्ट डे, 4th डे, ओके, और ये सेकंड डे, 5th डे, और ये 3rd डे और 6th डे, और ये 7th डे। तो ये डेज का सीक्वेंस हो गया है और उस एक्टिविटी का नाम है। तो हम क्या करेंगे इंटरमीडिएट लेवल पे जब हम वर्कआउट चार्ट बनाएंगे तो आपका ऐसा रहेगा, अपर बॉडी, फिर लोअर बॉडी, फिर उसके बाद में कार्डियो और एब्स, फिर से अपर बॉडी, लोअर बॉडी, कार्डियो और एब्स। तो एक वीक में आपका जो है ये 2 बार रिपीट होगा। जब हम बिगिनिंग लेवल का वर्कआउट चार्ट बनाया था तो उसमें क्या था, हम 3 बार रिपीट कर रहे थे, मतलब आपका जैसे फुल बॉडी वर्कआउट, फिर दूसरे दिन ये अपना कार्डियो और एब्स, फिर फुल बॉडी वर्कआउट कार्डियो एब्स, फुल बॉडी वर्कआउट कार्डियो एब्स, ऐसा करके 3 बार मतलब वो पूरा रिपीट हो रहा था। हर एक मसल पार्ट को 3 बार ट्रेनिंग मिल रहा था, 3 ही बार एरोबिक एक्सरसाइज को ट्रेनिंग मिल रहा था। अब इसमें थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ गया है तो अभी इसमें क्या होएगा, 2 बार हो जाएगा। जो एक्सरसाइज का मसल का जो ट्रेनिंग है उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 बार हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समझो आप पहले दिन आपने अपर बॉडी किया है तो सेकंड डे हमको लोअर बॉडी करना है, 3rd डे पे कार्डियो करना है और उसके साथ में एब्स करना है। तीनों ही दिन आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, वार्म अप करना जरूरी है और कूल डाउन करना जरूरी है और स्ट्रेचिंग करना जरूरी है। तो जब भी आप पहले दिन अपर बॉडी करेंगे तो पहले आपको वार्म अप करना है। वार्म अप कैसे करना है पूरी बॉडी का, उसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है बॉडी वार्म अप और मोबिलिटी ड्रिल्स के बारे में। आप प्ले लिस्ट में जाके वार्म अप का वीडियो देख लीजिए।
तो वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले आपको वार्म अप करना है, चाहे अपर बॉडी का वर्कआउट करें, लोअर बॉडी का करें, कुछ भी करें या कार्डियो करें। ओके, तो पहले दिन आपका अपर बॉडी, पहले वार्म अप, फिर अपर बॉडी का पूरा 1 घंटे का वर्कआउट जो भी रहेगा, फिर उसके बाद में फुल बॉडी स्ट्रेचिंग। आप कोई भी एक्सरसाइज करेंगे फुल बॉडी वार्म अप करना ना भूलें और फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करना नहीं भूलें, बहुत ही मैंडेटरी है। जब हम वार्म अप करते हैं एक्सरसाइज चालू करने से पहले, तो वार्म अप के अपने फ़ायदे हैं, मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, जॉइंट जितने भी हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट्स है उनके अंदर जो लिक्विड रहता है साइनो लिक्विड, वो अच्छे से स्मूथली सब जगह फैल जाता है, तो मतलब स्मूथ फंक्शनिंग होता है जॉइंट के बीच में। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो हमको वार्म अप करना है और बाद में स्ट्रेचिंग करना है, क्योंकि जब एक्सरसाइज करते हैं तो मसल श्रिंक होता है, मसल श्रिंक होएगा तो जॉइंट को खींच लेगा, जॉइंट को खींच के रखेगा तो कनेक्टिव टिश्यू शॉर्ट हो जाएगा, मसल शॉर्ट हो जाएगा तो रेंज ऑफ मोशन, हर एक जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन थोड़ा कम हो जाएगा। जब आप स्ट्रेचिंग करेंगे वर्कआउट के बाद में, तो स्ट्रेच करने से क्या पूरा जॉइंट खुल जाता है, तो वापस उसी रेंज में आ जाता है या और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो बॉडी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। और जितना अच्छा बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा उतना ही उसका भी फ़ायदा है कि आप ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेंगे, फॉर्म टेक्निक और अच्छे से होएगा, ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये सब आपको करना बहुत ज़रूरी है। वर्कआउट करने से पहले वार्म अप और वर्कआउट के बाद में फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करना नहीं भूले, चाहे वर्कआउट चार्ट में मेंशन किया है किसी कोच ने या नहीं किया है, ये मैंडेटरी है। ओके, चलिए अभी हम करते हैं अपर बॉडी। तो हमारा पहला दिन अपर बॉडी, ओके, दूसरा दिन लोअर बॉडी, तीसरा दिन कार्डियो और एब्स, फिर चौथा दिन अपर बॉडी, पांचवा दिन लोअर बॉडी, छठा दिन कार्डियो और एब्स। तो पूरा हफ्ता में ये आपका कितनी बार, 2 बार रिपीट हो रहा है। तो हर एक बॉडी पार्ट को एक वीक में 2 बार ट्रेनिंग मिल रहा है इंटरमीडिएट लेवल पे, और बिगिनिंग लेवल पे कितना, 3 बार, और ऐसे एडवांस लेवल पे 1 बार, वीक में 1 बार हर एक बॉडी पार्ट को ट्रेनिंग मिलता है, हर एक बॉडी पार्ट का ट्रेनिंग होता है। ओके, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब अगर आप बिगिनिंग लेवल पर वर्कआउट करें तो आपको हफ्ता में 3 बार रिपीट करना हर एक बॉडी पार्ट को। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पर कर रहे हैं तो 2 बार करना है, अगर आप एडवांस लेवल पर कर रहे हैं तो 1 बार करना है। ये एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो अभी आप जब आज हमारा जो टॉपिक है वो मेन है इंटरमीडिएट लेवल का वर्कआउट चार्ट कैसे तैयार करते हैं उसके ऊपर। तो अभी आप ये समझ गए हैं कि एक हफ्ता में 7 दिन में से 1 दिन रेस्ट का रहेगा और 6 दिन में से 3 दिन आपका ट्रेनिंग रहेगा और ये उसके साथ में कार्डियो। तो इसका सीक्वेंस कैसा रहेगा, अपर बॉडी लोअर बॉडी कार्डियो, अपर बॉडी लोअर बॉडी कार्डियो। ओके, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि चार्ट में पर डे वाइज क्या लेना है। अब जो भी आप कर रहे हैं, समझो अगर आप अपर बॉडी कर रहे हैं तो अपर बॉडी में कौन सी एक्सरसाइज आपको अपना वर्कआउट चार्ट में लेना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए हमने ये बनाया है पूरा, ये लेग्स की जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें कोई भी फैंसी एक्सरसाइज नहीं है। ऐसे तो हर एक मसल पार्ट को आप 10, 20, 50 तरीके से ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती, वो सिर्फ फैंसी वर्कआउट होता है। जो मेन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो एक्चुअल में इफेक्टिव है उसका हमने लिस्ट तैयार किया है। इसमें ये आपका लोअर बॉडी से रिलेटेड, ये आपका चेस्ट से रिलेटेड, ये बैक से रिलेटेड, ये पुशिंग वाला, ये पुलिंग वाला, और ये लोअर लिम्ब का मसल को टारगेट करता है। ओके, तो यही सब एक्सरसाइज में से हमको पिक करना, सेलेक्ट करना है अपना चार्ट बनाने के लिए। जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है उसको पिक करना है और यहाँ पे हम ये अपना कस्टमाइज करेंगे वर्कआउट प्लान। ओके, तो ये इंडिविजुअल होता है वर्कआउट के लेवल पे, मेल फीमेल एज बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन आपको सिर्फ इतना बेसिक पता होना चाहिए कि अगर आप इंटरमीडिएट का लेवल का वर्कआउट कर रहे हैं तो कौन सी एक्सरसाइज पिक करनी है, अपर बॉडी में, लोअर बॉडी में कितना सेट मारना है, कितना रिपीटिशन मारना है। ओके, तो वहाँ पे देखो मेंशन किया है कि हर एक एक्सरसाइज में 15 से 20 रिपीटिशन आपको लेना है हेड, और बिगिनिंग लेवल रहेगा तो 20 से 25। अब 20 से 25 उसमें क्यों लेना है, क्योंकि जब आप बिगनिंग लेवल पे कोई भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं वो एक लर्निंग फेज होता है, तो वहाँ पे ज़्यादा रिपीटिशंस की ज़रूरत होती है, वहाँ पे प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए ताकि अपना न्यूरल कोऑर्डिनेशन अच्छा हो सके, मसल का और ब्रेन का मेमोरी अच्छा हो सके, तो वो
मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाता है। उसके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। फिर जब उसका प्रैक्टिस अच्छा हो जाता है, जैसे हमारा वर्कआउट का लेवल अपग्रेड होता है, तो थोड़ा सा रिपीटेशन कम कर देंगे और इंटेंसिटी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लीन बॉडी मास करना है आपको, मसल मास बढ़ाना है, फैट लॉस करना है, स्ट्रेंथ बढ़ाना है, परफॉर्मेंस बढ़ाना है, सबके लिए दो चीज़ ज़रूरी है। एक आपका वर्कआउट का इंटेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए करेक्ट फॉर्म टेक्निक के साथ में, ओके, और एक बड़े मसल का ट्रेनिंग होना चाहिए, छोटे मसल का नहीं चाहिए। आर्म्स हो गया, एब्स हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ा मसल्स, लेग्स का हो गया, बैक का हो गया, चेस्ट का हो गया, ओके। इसीलिए हमको 15 से 20 रिपीटेशन का एक टारगेट रखना है। अब चलिए शुरू करते हैं, फिर हम बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखो अभी यहाँ पे अपर बॉडी और लोअर बॉडी का लेना है। सबसे पहले अपर बॉडी, तो ये दोनों आता है अपर बॉडी में, ओके। तो ये चेस्ट से स्टार्ट करते हैं, डिक्लाइन और इंक्लाइन, फ्लैट, चेस्ट फ्लाई, पुशअप्स, केबल क्रॉस। ये 6 एक्सरसाइज चेस्ट से रिलेटेड है। ये चेस्ट की एक्सरसाइज है, थोड़ा सा एंगल चेंज है, कोई कंपाउंड मूवमेंट है, कोई आइसोलेशन मूवमेंट है। कोई एक्सरसाइज में मल्टी जॉइंट काम कर रहा है, कोई एक्सरसाइज में सिंगल जॉइंट काम कर रहा है, ओके। तो ये कंपाउंड मूवमेंट क्या है, आइसोलेशन मूवमेंट क्या है, ये सब हमने पूरा डिटेल से, ये हमारा जो लास्ट का जो सीरीज़ था 7 लेक्चर का, हमने एक सीरीज़ निकाला था पार्ट 1 to लेके 7 तक, उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है, सारा मूवमेंट वगैरह। तो आप एक बार जाके चेक कर लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, और वो देखने के बाद ही आप वर्कआउट चार्ट प्रॉपरली बना पाएंगे, ओके, कॉन्सेप्ट समझने के बाद। तो अभी इसमें देखिए, अगर हम चेस्ट का वर्कआउट के लिए लेते हैं तो इसमें 2 लेना। पहली चीज़ है आपका ये डिक्लाइन बेंच, ओके, और दूसरा है इंक्लाइन। ये 2 एक्सरसाइज आपको चेस्ट में लेना है अपर बॉडी के लिए। अब देखिए फ्लैट और डिक्लाइन में ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 15 डिग्री का एंगल का फ़र्क है। तो आप क्या करेंगे, एक बार डिक्लाइन करेंगे, ओके, और एक बार फ्लैट करेंगे। फ्लैट और डिक्लाइन को अल्टरनेट करना है। समझो अगर आज एक वीक में फर्स्ट डे से आप स्टार्ट कर रहे हैं अपर बॉडी में, तो एक बार आप डिक्लाइन बेंच ले लीजिए, डिक्लाइन के बाद में इंक्लाइन। फिर जब नेक्स्ट डे जब भी आपका अपर बॉडी का सीक्वेंस आएगा, जैसा समझो आपका नेक्स्ट टाइम कभी आएगा अपर बॉडी का वापस से 4थे दिन, तब भी आपको क्या करना है, डिक्लाइन की जगह फ्लैट ले लेना है। लेकिन ये इंक्लाइन मैंडेटरी है, ओके। तो इंक्लाइन को आपको रिप्लेस नहीं करना है, अल्टरनेट नहीं करना है। डिक्लाइन और फ्लैट में से एक लेना है, अल्टरनेट करना है, और उसके बाद में इंक्लाइन लेना है, क्योंकि इंक्लाइन में ऊपर वाला चेस्ट काम करता है, ये वाला एरिया, क्लेविकल वाला एरिया। यहाँ से आपके टोटल जितने भी मसल फाइबर्स हैं चेस्ट में, उसका 30-35% जो है ये एंगल पे होता है, और बाकी 70-75 नीचे के एंगल पे होता है, ओके। तो नीचे वाले एंगल में आता है स्टर्नोकोस्टल जोन, ये वाला, इसमें आपका डिक्लाइन और फ्लैट दोनों आता है, 19-20 रहता है, थोड़ा फर्क। इसीलिए नीचे वाले चेस्ट के लिए दोनों में से अल्टरनेट करेंगे, और ऊपर वाले के लिए मैंडेटरी इंक्लाइन करना है, ओके। तो इसमें से आपको 2 एक्सरसाइज उठाना है। चेस्ट फ्लाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आइसोलेशन मूवमेंट है, इतना इफेक्टिव नहीं है, और हम इंटरमीडिएट का कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है, अपर बॉडी पूरा कवर करना है, बैक का वर्कआउट भी इसमें ऐड करना है, तो हम ज़्यादा वेरिएशंस नहीं ऐड करेंगे, ओके। ये बहुत होता है, 2 एक्सरसाइज चेस्ट का, मोर देन इनफ, ओके। फिर है पुशअप्स। तो पुशअप्स भी आपको नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप जिम में वर्कआउट करें तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है डिक्लाइन और फ्लैट। और ये इसमें क्या होता है, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से आप वेट ऊपर नीचे कर सकते हैं, वेट कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। पुशअप्स किस कंडीशन में करते हैं, जब आप फंक्शनल ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर आउटडोर एक्टिविटी करें, घर पे वर्कआउट करें, आपके पास ज़्यादा मशीनरी अवेलेबल नहीं है, वेट अवेलेबल नहीं है। क्योंकि जब भी आप पुशअप करते हैं तो पुशअप में क्या होता है, फिक्स वेट रहता है अपनी अपर बॉडी का। तो अगर आपका स्ट्रेंथ कम है तो पुशअप्स करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर आपका स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो पुशअप्स करना आपके लिए एकदम ईजी है, आपके लिए लो इंटेंसिटी है। तो दोनों कंडीशन में आपको ये मैच नहीं करेगा। तो ये सिर्फ जुगाड़ टाइप का है कि आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है तो आपने पुशअप मार लिया, ओके। इसलिए प्रॉपर शेड्यूल अगर आप कर रहे हैं तो पुशअप्स की ज़रूरत नहीं है, चेस्ट फ्लाई की ज़रूरत नहीं है, ओके। केबल क्रॉस की ज़रूरत नहीं, ये भी आइसोलेशन मूवमेंट है। और अगर आप कंपाउंड में करेंगे तो भी ये कोर मसल को ज़्यादा टारगेट करता है कंपेयर टू आपका चेस्ट मसल ब्रेकडाउन। क्योंकि जब भी आप केबल क्रॉस करते हैं तो आगे ऐसे आगे जाके केबल से चेस्ट मारते हैं, और इसमें क्या होता है,
चेस्ट के जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पे डिक्लाइन और फ्लैट में, लेकिन जब आप खड़े होकर केबल पकड़ते हैं तो केबल आपको पीछे की तरफ खींचता है स्टेबल रखने के लिए। तो मैं अगर केबल की दोनों पुली को लेके आगे जाके ऐसे खड़ा चेस्ट मार रहा हूँ तो मेरा बॉडी यहाँ पे स्टेबल है। अगर मैं ज़्यादा वेट लेता हूँ, जितना वेट मैंने डिक्लाइन और इंक्लाइन पे लिया उतना अगर मैं केबल पे लेता हूँ चेस्ट करने के लिए, तो ये केबल मेरे को पीछे की तरफ खींचेगा। तो ये एक्सरसाइज जो होता है केबल क्रॉस, ये सिर्फ कोर मसल को चैलेंज करने के पर्पज से हम ऐड करते हैं एडवांस लेवल पे। तो इसको भी आपको इसमें नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे केबल क्रॉस का मतलब आपको चेस्ट में हेवी ब्रेकडाउन करना नहीं है। चेस्ट का मूवमेंट कोर मसल को इंगेज करके कैसे परफॉर्म करते हैं उस पर्पज से हम केबल क्रॉस करते हैं। ओके, तो ये केबल क्रॉस को भी क्रॉस कर दीजिए। उसके बाद आता है अभी शोल्डर, तो इसके बाद लेंगे शोल्डर। ओके, शोल्डर में ये शोल्डर ओवरहेड प्रेस ये वाला, और ये है शोल्डर लेटरल रेज ये साइड वाला शोल्डर। ओके, और ये फिर बाद में आता है आर्म्स ट्राइसेप्स का कंपाउंड मूवमेंट में भी और ट्राइसेप का आइसोलेशन मूवमेंट में। तो यहाँ से फिर से समझते हैं, शोल्डर ओवरहेड प्रेस में आपका आगे वाला शोल्डर का मसल काम करता है एंटीरियर डेल्टॉइड। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक फ्रंट से भी कर सकते हैं, एक इससे भी कर सकते हैं। ये वाला कंपाउंड मूवमेंट है, ज़्यादा जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट है, ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं, फंक्शनल मूवमेंट है, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक मूवमेंट है। या आइसोलेशन मूवमेंट है, सर्कुलर मूवमेंट है, वेट का सर्कुलेशन होने की वजह से कंटिन्यूस टेंशन नहीं मिलेगा, ज़्यादा मसल ब्रेकडाउन नहीं होगा। केबल पे कर रहे हैं तो केबल का डेविएशन होगा तो भी आपको फुल रेंज में कंटिन्यूस टेंशन नहीं मिलेगा। डंबल से कर रहे हैं तो भी नहीं होगा। ओके, इसलिए आपको फ्रंट वाला नहीं करना है, ओवरहेड वाला करना है। कंपाउंड मूवमेंट डंबल से कर सकते हैं, बारबेल से कर सकते हैं, मशीन से अवॉइड करना है क्योंकि वो सपोर्टेड है। ओके, तो शोल्डर का एक ले लेंगे ओवरहेड। तो अपना पहला एक्सरसाइज हो गया डिक्लाइन ऑब्लिग ये फ्लैट, दोनों में से एक, और फिर सेकंड हो गया इंक्लाइन, और थर्ड हो गया ये वाला शोल्डर ओवरहेड प्रेस। एक शोल्डर का वेरिएशन लेंगे। उसके बाद में शोल्डर लेटरल रेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको कभी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये शोल्डर वाला तो कहीं ना कहीं चेस्ट की एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो रहा है, इनडायरेक्टली ट्रेनिंग मिल रहा है, लेकिन इसको नहीं मिल रहा। ये एकदम साइड वाला है, इसका मूवमेंट एक अलग कोरोनल प्लेन में, इस प्लेन में है, तो इस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होता। इसलिए आपको ये लेना है और इसका ज़्यादा सेट मारना। अगर इनका 3-3 करे तो इनका डबल करना, 6 सेट मारना है, तभी जाके ये वाला जो है मिडल डेल्टॉइड बीच वाला जो शोल्डर है ये तब भी उभर के बाहर आएगा। ये क्या एक एस्थेटिक लुक देता है, अपने शोल्डर को चौड़ा दिखाता है, सब ब्रॉड लुक देता है। तो इसलिए अगर आपको चाहिए अपर बॉडी बहुत ही अच्छा खूबसूरत लगे तो आपको ये वाली एक्सरसाइज पर ज़्यादा ध्यान देना है। यही है जो आपकी बॉडी को थोड़ा चौड़ा दिखाएगा, एस्थेटिक लुक देता है। इसलिए ये वाली एक्सरसाइज का ज़्यादा सेट करना है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली और कहीं इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, राइट। तो अभी देखिए लेटरल रेज हो गया। अभी इसके बाद में क्या करना है, शोल्डर का क्रॉस हो गया, ये हो गया। अभी यहाँ पे एक और एक्सरसाइज हमको लेना है एक्सटर्नल रोटेशन। ओके, शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन, आई थिंक मैंने यहाँ पे ऐड करना भूल गया हूँ, तो चलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। शोल्डर सेम, शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन। ओके, एक्सटर्नल रोटेशन। ओके, ये एक्सटर्नल रोटेशन होता है ये वाला मूवमेंट, अंदर का नहीं, अंदर वाला नहीं करना है, क्योंकि अंदर वाला मूवमेंट में आपका चेस्ट का बड़ा मसल, बैक का बड़ा मसल लैटिस मसल से काम करता है, तो ये हेवी लिफ्ट कर सकता है। जब आप बैक और चेस्ट कर रहे हैं तो ये वाला मूवमेंट का ट्रेनिंग हो जाता है, लेकिन इसका नहीं होता है। इसको बाहर करने वाले मसल्स हैं ना, छोटे छोटे 3-4 मसल का एक ग्रुप होता है, जिसका मेन फंक्शन रहता है शोल्डर को स्टेबिलिटी देना। शोल्डर जो जॉइंट है आपका, बॉल सॉकेट जॉइंट है, उसको स्टेबिलिटी देने के लिए। समझो ये आपका आर्म्स है और ये शोल्डर है, तो ये ऐसे अंदर फिट होएगा, ये चारों मसल इसको ऐसा पकड़ के रखेगा, ये काम होता है इसका। तो जितना ये शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन का वर्कआउट आप करेंगे अच्छा, उतना ही शोल्डर जॉइंट मजबूत होएगा। और ये शोल्डर जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट है, क्योंकि कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं इसका इन्वॉल्वमेंट होता ही है। चाहे पुलिंग वाली एक्सरसाइज करें बैक का, चाहे चेस्ट का कर रहे हैं, लेग्स का भी करें, तो आपको वेट पकड़ना पड़ रहा है। तो इसीलिए दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, शोल्डर का जो मसल्स है डीप मसल है। तो ये पूरी बॉडी में कुछ कुछ ऐसे पर्टिकुलर मसल्स होते हैं जिनको अवेस्कुलर बोलते हैं।
अवेस्कुलर मतलब ये मसल जो है ना बोन में है ना ही मसल्स में। जो प्योर मसल होता है वो रेड कलर का होता है, मसल मास जैसा, और जो कुछ ऐसे मसल होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू जैसे रहते हैं दिखने में, टेंडन वगैरह जैसे, समझो बोन नहीं है लेकिन बोन के जैसा लुक रहता है, वाइटिश मसल रहता है। ओके, तो एक वैसा रहता है बोन और एक मसल, लेकिन एक बीच का होता है, तो ये वो वैसा एवेस्कुलर मतलब डीप मसल है। यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम होता है, इसलिए कभी भी शोल्डर का इंजरी हो जाता है तो इसकी रिकवरी में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। उसका मेन रीज़न ये है कि न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं होता डीप मसल की वजह से, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होता, इसीलिए इनको बोलते हैं एवेस्कुलर मसल्स। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको शोल्डर का रोटेशन वाला एक्सरसाइज को सीरियस लेना है। ओके, तो एक ये हो गया, चौथा हो गया अपना शोल्डर रोटेशन। ओके, और फिर इसके बाद में ट्राइसेप्स हैं। तो ट्राइसेप्स में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, कंपाउंड मूवमेंट भी होता है। कंपाउंड मतलब आपको ये दो जॉइंट, ये जॉइंट एल्बो का और शोल्डर का जॉइंट मिला के आपको ट्राइसेप करना, जैसे डबल बार डीप हो गया, ये मशीन हो गया, फिर एक केबल क्रॉस ये वाला कंपाउंड में एक्सटेंशन हो गया। ठीक है, फिर आइसोलेशन में भी कर सकते हैं, ये वन वाला, जैसे आप इसमें केबल पे कर सकते हैं ऐसा किक बैक वाला, डंबल लेके ये वाला कर सकते हैं। बहुत सारे एक्सरसाइज जो आइसोलेशन में कर सकते हैं, केबल पे ये वाला कर सकते हैं। तो आपको आर्म्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका ट्राइसेप्स का इन्वॉल्वमेंट एक तो शोल्डर में हो रहा है और यहाँ पे 2 जगह चेस्ट में हो रहा है, तो 3 बार ऑलरेडी हेवी वेट के साथ में आर्म्स का ट्रेनिंग हो गया। तो आपको क्या करना है, आर्म्स को कैंसिल करना है। ओके, आर्म्स का वर्कआउट नहीं लेंगे इसमें। तो अभी हमको चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप में से कितनी हमने एक्सरसाइज निकाली है, 1 2 3 और ये 4। ओके, तो मैं ये 4 को यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ अपर बॉडी में। ओके, तो पहला एक्सरसाइज था डिक्लाइन। ओके, डिक्लाइन और फ्लैट बेंच, दोनों में से एक लेना है। फिर सेकंड वाला था इंक्लाइन, इंक्लाइन बेंच। थर्ड वाला कौन सा है, शोल्डर ओवरहेड प्रेस, शोल्डर ओवरहेड प्रेस लिख रहा हूं यहाँ पे। फिर इसके बाद में कौन सा है, शोल्डर लेटरल रेज, साइड वाला। ओके, शोल्डर लेटरल रेज, गॉट इट। अब इसके बाद में आता है शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन। तो ये अपना 5 एक्सरसाइज हो गया, शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन, राइट, सॉरी। ओके, तो ये एक्सरसाइज मिला के अपना पुशिंग वाला मूवमेंट हो गया इंक्लूडिंग शोल्डर। ओके, अब आगे जाके क्या करना है हमको, ये कवर कर लिया अपन ने, आर्म्स नहीं लेना है। ओके, और अब हम ये देखते हैं बैक वाले एक्सरसाइज में से कौन सा उठा सकते हैं। ओके, तो जब हम इंटरमीडिएट लेवल का वर्कआउट कर रहे हैं तो इसमें हम पुलअप्स या चिनअप्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस लेवल का वर्कआउट है, बहुत ही हाई इंटेंसिटी, और आपका बैक का स्ट्रेंथ मजबूत होना चाहिए, इतना मजबूत कि आपका फुल बॉडी वेट को ये पुल कर सके। ओके, तो जब हम लेट पुल डाउन करते हैं तो लेट पुल डाउन में वेट को नीचे खींचते हैं और पुलअप्स में बॉडी वेट को ऊपर खींचते हैं, लेकिन मसल सेम काम करता है। तो अगर आप लेट पुल डाउन में अपना बॉडी वेट जितना नहीं पुल कर सकते हैं तो आपसे पुलअप्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेम मूवमेंट है। आप नीचे से बॉडी वेट को उतना वेट ऊपर खींचे ये मसल से, या फिर इसी मसल से वेट को उतना नीचे खींचे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पुलअप्स बहुत ही अच्छा हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लेट पुल डाउन पे अच्छा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि धीरे धीरे वेट बढ़ा के आहिस्ते आहिस्ते, वहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप पिन से धीरे धीरे अपना स्ट्रेंथ बढ़ाते हुए वेट बढ़ाते वहाँ तक पहुँचे कि आपका बॉडी वेट तक आप लेट पुल डाउन पे पुल कर सकें। ओके, उसके बाद में ये पुलअप्स और चिनअप स्टार्ट होता है। अदरवाइज आप कितना ही प्रैक्टिस करिए बहुत मुश्किल होएगा, क्योंकि अचानक से आप ऐसा नहीं, देखो अभी जो समझो आपका बॉडी वेट यहाँ पे 100 किलो है और आप यहाँ पे लेट पुल डाउन पे अगर 30-40 किलो से लिफ्ट कर रहे, पुल कर रहे हैं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप पुलअप्स कर पाएँ। फिर भी कुछ लोग ऐसा बार बार लटक के प्रैक्टिस करते रहते तो वो कैसा फिर इंजरी ओरिएंटेड हो जाता है। अगर सेम मसल काम कर रहा, उस मसल का पुल करने का कैपेसिटी सिर्फ 30-40 किलो का है, तो कैसे वो पुल करेगा 100 किलो ऊपर, राइट।
इसलिए आप कोशिश करिए कि पहले आपका लेट पुल डाउन पे आपका बॉडी वेट जितना पुल कर पाए, फिर आपको स्विच करना है पुलअप्स चिनअप्स पे। तो इस इंटरमीडिएट लेवल पे आप ट्राई कीजिए पुलअप्स चिनअप्स को अवॉइड करने का। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, सबसे इफेक्टिव है, लेकिन ये डिफिकल्ट भी है। इसीलिए लेट पुल डाउन पे प्रैक्टिस करके फिर स्विच करेंगे जब आप एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, पुलअप्स या चिनअप्स को अवॉइड करना अभी के लिए, और आपको करना है लेट पुल डाउन। ओके, ये आपका पहला एक्सरसाइज होगा। सेकंड, अब देखो पुलिंग वाला जितना भी मूवमेंट होता है, चाहे आप ऐसे पुल करें, सामने से पुल करें, ये ग्रिप, ये ग्रिप, ये ग्रिप, एनी ग्रिप, वन आर्म, स्ट्रेट, वो सिंगल जॉइंट, मल्टी जॉइंट, सब में आपका लेटिसिमस डोर्सी काम करता है। ये बैक वाला जो हम विंग्स बोलते हैं, वी शेप वाला, ये मसल का काम है पुल करना। तो ये जितनी भी मैंने एक्सरसाइज लिखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी एक्सरसाइज में पुलिंग का है, लेकिन इसमें से सिर्फ कुछ कुछ ही एक्सरसाइज है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इफेक्टिव है। मतलब आपने 100% एफर्ट डाला तो आपको 80% रिटर्न मिलेगा, ऐसा सिचुएशन। अदरवाइज बाकी एक्सरसाइज में आपका टाइम और एनर्जी का कंजप्शन ज़्यादा है, लेकिन वैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अभी देखिए, लेट पुल डाउन इंपॉर्टेंट है, एक आपने ये ले लिया। सेकंड है बेंट ओवर रो। बेंट ओवर रो मतलब बॉडी को बेंड करके नीचे से डंबल के थ्रू कर सकते हैं या बारबेल के थ्रू कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो लेट पुल डाउन में क्या होता है, इसको टॉप पे 1 नंबर पे क्यों दिया, क्योंकि लेट पुल डाउन में रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा है। अगर मैं किसी चीज़ को यहाँ से ऐसे पुल कर रहा हूँ, तो पहले मैंने यहाँ से यहाँ पुल किया 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ पुल किया 90 डिग्री, मतलब मैं 180 डिग्री तक खींच रहा हूँ। मेरा मसल इतना रेंज ऑफ मोशन में मूवमेंट दे रहा है, तो ज़्यादा मसल ब्रेक डाउन हो रहा है ऑब्वियसली। और बेंट ओवर में क्या होता है, सिर्फ ये मूवमेंट होता है, मतलब 90 डिग्री का रेंज, और लेट पुल डाउन में 180 का रेंज, इसलिए लेट पुल डाउन पहला प्रायोरिटी है। अब बेंट ओवर में क्या होता है, ये अनसपोर्टेड एक्सरसाइज है, पावर मूवमेंट है। अनसपोर्टेड मतलब आप कोई सपोर्ट नहीं ले, बॉडी बेंड करके खींच रहे हैं, तो इसमें क्या आपका जो स्पाइन है, स्पाइन के मसल पे भी लोड आ रहा है, तो वो उसको भी एक चैलेंज मिल रहा है। तो मतलब ये जो मसल पुल कर रहा है उसके अलावा भी आपके टोर्सो में स्पाइन वाले मसल का भी ट्रेनिंग हो रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। सीटेड रो में क्या होगा, बैठ के आप पुल करते हैं, तो बेंट ओवर और सीटेड रो में ज़्यादा फर्क नहीं है। सीटेड रो में आप सामने बैठ के सपोर्ट लेके ऐसा पुल करते हैं, ऐसा खींचते हैं लेट पुल डाउन मशीन के नीचे वाला पुली में, और बेंट ओवर में डंबल या बारबेल लेके नीचे झुक के ऐसा ऊपर पुल करते हैं। ये अनसपोर्टेड है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये सपोर्टेड है इसलिए लेस इफेक्टिव है। तो आपको क्या करना है, ये वाला कट करना है, 1 आर्म रो कट करना है, क्योंकि एक तो ये सपोर्टेड है और ये 1 बाय 1 कर रहे हैं। ओके, सेम मसल को टारगेट कर रहा है, रेंज ऑफ मोशन से। फिर आता है डंबल पुल ओवर, ये वाला, ये बहुत कंफ्यूजिंग एक्सरसाइज है। बहुत सारे लोग जैसे बेंच पे लेट के डंबल को ऐसा पुल करते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, कुछ लोग को लगता है कि ये चेस्ट का एक्सरसाइज है, कुछ लोग को लगता है कि बैक का, पर एक्चुअल में ये बैक का, ये लेटिसिमस डोर्सी, ये मसल जो है ये पीछे से वेट को ऐसा पुल करता है। शोल्डर का जो भी एक्सटेंशन का मूवमेंट हो रहा है वो आपका लेटिसिमस डोर्सी कराएगा। ये वाला मसल ही है जो शोल्डर को यहाँ से ऐसे खींच के लाएगा। तो अगर कोई बेंच पे लेट के ये वाला कर रहा तो ये चेस्ट के लिए नहीं है। कुछ लोग को लगता है कि ये चेस्ट का वर्कआउट है, लेकिन चेस्ट के लिए नहीं है, तो ये ध्यान में रखना है। पर ये क्या है, एक तो ये मूवमेंट ऑकवर्ड पोजिशन है, हम डेली लाइफ में ऐसा कोई काम नहीं कि जो ऐसा लेट के खींचना पड़े, राइट, तो फंक्शनल नहीं है। दूसरा सर्कुलर मूवमेंट है, कंटिन्यूस टेंशन नहीं मिलेगा। फुल रेंज में से आधी रेंज में मसल में ब्रेकडाउन होएगा, आधा ऐसे हवा में घूम रहा है, ग्रेविटी के पैरेलल घूम रहा है। ओके, और तीसरा सपोर्टेड, आप पूरा लेटे हुए, पूरा बॉडी रिलैक्स मोड में है, सिर्फ यही मसल इंगेज है, इसीलिए आपको ये भी नहीं करना है डंबल पुल। और फिर उसके बाद में आता है स्ट्रेट आर्म पुल डाउन, केबल के ऊपर ऐसा पुली पकड़ के छोटा वाला और ऐसा नीचे की तरफ पुल करते हैं। ओके, उसको बोलते हैं। तो इसके 2 डिसएडवांटेज हैं। पहला, ये आइसोलेशन मूवमेंट है, एक जॉइंट काम कर रहा, और कंपाउंड मूवमेंट की बजाय आइसोलेशन कम इफेक्टिव होता है। आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं कंपाउंड मूवमेंट के, एक से ज़्यादा जॉइंट काम कर रहा, ज़्यादा वेट लिफ्ट कर रहे हैं, आपका कनेक्टिव टिश्यू शेप है, कनेक्टिव टिश्यू पर अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं आ रहा है, इसलिए। तो स्ट्रेट आर्म पुल डाउन में सिंगल जॉइंट का एक डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा, केबल का डेविएशन होता है। जब आप ऐसे पुल कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक की रेंज में केबल
लंबा हो रहा है, केबल का लेंथ बढ़ रहा है, तो उधर वेट ग्रेविटी की लाइन में ऊपर जा रहा है। लेकिन जैसे यहाँ से आप और पास में लाते हैं तो केबल यहाँ से फिर ऐसे आ रहा है, लेकिन केबल का लंबाई नहीं बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं केबल का डेविएशन। तो यहाँ से यहाँ तक की रेंज में आपको फायदा मिलेगा, मसल ब्रेकडाउन होगा। यहाँ से यहाँ आने में वेट ऊपर नहीं जा रहा, केबल का सिर्फ लोकेशन चेंज हो रहा है। यहाँ से केबल मूव हो गया, यहाँ आ रहा, केबल का लंबाई नहीं बढ़ रहा। जब तक केबल का लंबाई नहीं बढ़ेगा तब तक वेट ऊपर नहीं जाएगा। वेट ऊपर नहीं जाएगा तो मसल में ब्रेकडाउन नहीं होगा, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना, इसलिए स्ट्रेट आर्म पुल डाउन को कैंसिल करेंगे। अब क्या बचा है, श्रग्स। तो श्रग्स करना जरूरी है क्योंकि ये डिफरेंट मसल ग्रुप को टारगेट करता है। हमारा ट्रेपेजियस वाला ये वाला एरिया है, अभी जितना भी पुलिंग किया वो ये बैक वाला को कवर करता है। और ट्रेपेजियस शोल्डर वाला ये वाला पार्ट है, ये बड़ा मसल है, इसका काम है एलिवेट करना, शोल्डर को ऊपर उठाना और शोल्डर को पीछे पुल करना और शोल्डर को ऊपर से नीचे लेके जाना। इसके 3 फंक्शन हैं, ओके। इसको आगे लाने का काम चेस्ट के अंदर वाले मसल करते हैं, उसको आप छोड़ दीजिए। पीछे ऐसा जाएगा तो बैक का मसल काम करेगा ट्रेपेजियस में। लेकिन ये जो ट्रेपेजियस है इसमें तीनों डायरेक्शन में, समझो ये आपके शोल्डर का ये वाला एरिया, इसमें ऐसे ऐसे मसल फाइबर भी हैं और ऐसे तिरछे मसल फाइबर भी हैं और ऐसे भी हैं। तो ये नीचे वाले नीचे खींचते हैं और ये साइड, ये जो पैरेलल वाले हैं हॉरिजॉन्टल, ये पीछे खींचते हैं और ये जो ऊपर वाले हैं ये ऊपर खींचते हैं। तो इनमें से ये जो 2 वाले हैं, एक तो ये मूवमेंट कराने वाला और एक ऊपर से नीचे लाने वाला, ये 2 मूवमेंट का ऑलरेडी ट्रेनिंग हो जाता है जब आप पुलिंग करते हैं तभी। इसलिए ये इस टाइप के उल्टे श्रग्स हम नहीं करते हैं, पीछे वाले श्रग्स भी हम नहीं करते हैं। सिर्फ एलिवेशन वाला ये एलिवेशन वाला हम एक्सरसाइज करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसका कहीं ट्रेनिंग नहीं होता। तो पुलिंग के बाद में जो अपना एक्सरसाइज आएगा अगला, वो श्रग्स आएगा। तो ये वाला श्रग्स करेंगे। ये पीछे वाला श्रग्स करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बोलते हैं रिट्रैक्शन। ये हो गया प्रोट्रैक्शन। ये रिट्रैक्शन नहीं करेंगे और ये डिप्रेशन ये भी नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करना है एलिवेशन, उसको श्रग्स बोलते हैं, ओके। तो ये अपना सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज यहाँ के बाद में हो गया है श्रग्स। ये इसमें तीसरा मार्किंग कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ की सीक्वेंस में अपना ये छठा है, ओके। अब इसके बाद में आता है रियर डेल्टोइड। अब ये खत्म हो गया, अभी आर्म्स पर। रियर डेल्टोइड मतलब शोल्डर में जो 3 मसल होते हैं, एक आगे वाला, एक बीच वाला, एक पीछे वाला। तो आगे वाला हमने चेस्ट में लिया, साइड वाला चेस्ट में लिया, ये पीछे वाला, अभी देखो ये शोल्डर वाला एरिया है तो ये शोल्डर के मसल हो गए, लेकिन हमको फंक्शनिंग, मसल की फंक्शनिंग के हिसाब से उसको डिवाइड करना है ट्रेनिंग में, उसकी लोकेशन के हिसाब से नहीं। तो ये जो शोल्डर का पीछे वाला मसल है, रियर डेल्टोइड बोलते हैं इसको, पोस्टीरियर डेल्टोइड भी बोलते हैं, इसकी ट्रेनिंग करते हैं ये फेस पुल से, मतलब ऐसा पुल करके करते हैं। तो इसको हमेशा बैक वाले शेड्यूल में लेना है। ये बैक का मसल है, एक्चुअली लोकेशन शोल्डर है लेकिन फंक्शनिंग जो है इसका पुलिंग का है, इसलिए इसको बैक का मसल बोलते हैं। तो ये बैक वाली शेड्यूल में कहाँ आ रहा, रियर डेल्टोइड, ये यहाँ पे। तो ये अपना चौथा हो गया बैक का, इसको लेना है श्रग्स के बाद में। अब ये जो रियर डेल्टोइड है इसका क्या काम रहता है, ये आपकी आर्म्स को पीछे की तरफ लाता है। जैसे चेस्ट हम कर रहे हैं तो चेस्ट में क्या हो रहा है, ये जो आर्म है ये वाला एरिया, इसको ना चेस्ट ऐसे आगे की तरफ लाता है। तो 2 तरीके से, ये आइसोलेशन मूवमेंट है, सिंगल जॉइंट करा के ऐसे पास में लाएगा। दूसरा कंपाउंड मूवमेंट है, ये ऐसे करा के भी यहाँ ला रहा। तो ये मसल आप चाहे ऐसे करके पास में लाएं या फिर ऐसे करके पास में लाएं, क्या हो रहा है, ये इस आर्म को ऐसा खींच रहा चेस्ट का। सेम इसका ऑपोजिट होता है कि अगर समझो मेरा आर्म्स इधर आ गया तो अब ये पीछे कैसे जाएगा, ऐसे। तो ये जो मसल है पीछे वाला, ये इसका काम है आर्म्स को पीछे की तरफ खींचना, ओके। ये रियर डेल्टोइड, मतलब ये डेल्टोइड पीछे की तरफ खींचता है। लेकिन इसमें एक चीज़ अच्छे से ध्यान में रखना है कि ये वाला जो चेस्ट, ये जो मसल है शोल्डर का, अगर आपका एल्बो 90 डिग्री है तभी ये ऐसा पीछे खींचेगा। जैसे ही आपका ये ऐसे गया, अब क्या हो रहा है, ये जैसे नीचे जा रहा, तो ये मसल जो यहाँ कनेक्ट है, अब ये मसल इसको खींचने लगा। तो जितना आपका ये शोल्डर में एंगल ऐसा रहेगा उतना ही बैक काम करेगा, और नीचे बैक काम करेगा, और नीचे पूरा बैक काम करेगा। जितना ऊपर उठाएंगे उतना ये शोल्डर काम करेगा। पूरा 90 डिग्री का एंगल आपके आर्म पिट में होना चाहिए, तब भी जाके आपका जो रियर डेल्टोइड है, ये फेस पुल वाला, ये मसल तभी जाके 100% काम करेगा।
इसीलिए जब भी आप रियर डेल्टोइड का एक्सरसाइज करते हैं, आपने देखा रहेगा जिम में 90% लोग गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करेंगे, फेसफुल करते हैं ना, तो जो मशीन की पुली रहती है उसको इतना ऊपर कर देते हैं और फिर ऐसा खींचते हैं, राइट। तो जब भी आप ये आर्म्स है, इसको अगर आपने ऐसा किया और ऐसा खींचा तो ये सेम लेट पुल डाउन जैसा ही मूवमेंट हो गया। लेट पुल डाउन में हम क्या करते हैं, ऐसा खींचते हैं। अगर इस लेट पुल डाउन मशीन को थोड़ा मैं ऐसा कर देता हूँ, ऐसा खींचता हूँ, तो भी क्या हो रहा, मेरा बैक काम कर रहा। तो ये वाला इसके लिए क्या होना चाहिए, 90 डिग्री एल्बो में, आपका आर्म पिट में 90 डिग्री का एंगल, और ये जो केबल है एकदम पैरेलल टू फ्लोर के एकदम पैरेलल मूवमेंट होएगा इसका, यहाँ से ऐसे नहीं आएगा। तो रियर डेल्टोइड की एक्सरसाइज के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाया है चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप की प्लेलिस्ट में, आप जाके देखिए, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया कि इसके लिए कौन सी एक्सरसाइज अच्छी है, क्या एंगल होना चाहिए, कैसे ट्रेन करते हैं। ओके, उसमें जाके आप देखिए। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में निपटाते हैं। ये हो गया आपका रियर डेल्टोइड। तो एक रियर डेल्टोइड। अब इसके बाद में बाइसेप्स कर्ल। इसमें अलग अलग टाइप के कर्ल्स होते हैं, जैसे आप बाइसेप कर्ल ये वाला मार रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन कर्ल मार रहे हैं, या फिर इंक्लाइन बेंच पे बैठ के मार रहे हैं, प्रीचर कर्ल मशीन वाला कर रहे हैं, हैमर कर्ल हो गया, रिवर्स कर्ल हो गया। ये जितने भी टाइप के कर्ल्स हैं, इनमें से कुछ तो आपके फोर आर्म के मसल को टारगेट करेगा, कुछ आपके बाइसेप्स को। लेकिन आपको ये कर्ल नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि जितना भी आर्म्स का मूवमेंट है वो कहाँ हो रहा है, ये लेट पुल डाउन में हो रहा है। ये जो पुलिंग वाला एक्सरसाइज करते हैं उसमें आपका बाइसेप्स का अच्छे से एक्सरसाइज हो जाता है हेवी वेट के साथ में। सेम वैसा ही जैसा आप चेस्ट और शोल्डर करते हैं तो ट्राइसेप होता है, और बैक करते हैं तो बाइसेप होता है। इसलिए आपको आर्म्स को ऐड नहीं करना, क्योंकि हमको सब कुछ मिक्स करना है। ओके, तो जो एक्सरसाइज इनडायरेक्टली मसलमेंट आ रहा है उसको आप डायरेक्टली नहीं लेंगे, स्पेशली जब छोटे मसल्स हैं। तो अब हमारा यहाँ पे सीक्वेंस क्या आ रहा है, छठा एक्सरसाइज कौन सा होएगा, लेट पुल डाउन। ओके, चलिए थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे आएगा लेट पुल डाउन। ओके, सॉरी, आई होप आपको दिख रहा होगा क्लियर। ये हो गया लेट पुल डाउन। इसके बाद अगला कौन सा है, बेंट ओवर रो। बेंट और रो, छठा ये हो गया, सातवां ये हो गया। अभी बेंट और रो के बाद में कौन सा आएगा, सीधा श्रग्स। ओके, ये श्रग्स। अब जितनी भी एक्सरसाइज हमने की है, चाहे वो निकालने वाली चाहे ऐड करने वाली इफेक्टिव एक्सरसाइज, हर एक एक्सरसाइज को आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। वेरिएशंस होते हैं उसमें भी। जैसे आप समझो डिक्लाइन बेंच कर रहे हैं, अब इसको डंबल के साथ कर सकते हैं, बारबेल के साथ में भी कर सकते हैं, मशीन के साथ में भी कर सकते हैं, TRX बेल्ट के साथ में कर सकते हैं, थेराबैंड के साथ में कर सकते हैं, अलग अलग एंगल पे। सेम ऐसा इधर भी आप श्रग्स को भी डंबल से कर सकते हैं, बारबेल से कर सकते हैं, मशीन से कर सकते हैं। लेकिन कौन सा वाला इफेक्टिव है, आपको बारबेल चूज करना है, कहाँ डंबल चूज करना, कहाँ बारबेल चूज करना, और कहाँ मशीन चूज करना है, ये सारा डिटेल से हमने पिछला जो हमने वो 7 पार्ट वाला जो सीरीज चालू किया था उसमें एक एक चीज़ डिटेल में बताई है। तो अगर आपको एक कन्फ्यूज़न रहेगा कि आपने वर्कआउट शेड्यूल तो बना लिया अपना, इंटरमीडिएट लेवल का एक्सरसाइज भी आपने बेस्ट वाली पिक कर ली है, अब जैसे आप एक्सरसाइज करने जाते हैं अभी यहाँ तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भाई डिक्लाइन तो मैं मार रहा हूँ, लेकिन मैं डिक्लाइन बेंच पे करूँ अपना ये बारबेल के साथ में, कि डंबल से करूँ, मशीन पे भी डिक्लाइन का एंगल है, उधर करूँ किधर करूँ। तो ये ध्यान में रखिए, आप जब तक वो लास्ट वाले 7 सीरीज के 7 पार्ट वाले लेक्चर नहीं देखेंगे तब तक आपका ये कन्फ्यूजन दूर नहीं होगा। इसलिए आप वो सारा कंप्लीटली पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको यहाँ समझ में आएगा कि मैं अगर यहाँ डिक्लाइन ले रहा हूँ तो मैं बारबेल के साथ लूँ कि डंबल के साथ लूँ, कौन सा बेटर है, क्यों बेटर है, सब कुछ उसमें समझाया है। ओके, चलिए अभी आगे देखते हैं श्रग्स। श्रग्स के बाद में क्या है, रियर डेल्टोइड, पीछे वाला। ओके, रियर डेल्टोइड, इसको पोस्टीरियर डेल्टोइड भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखिए कितना एक्सरसाइज हो गया, 9 एक्सरसाइज। 9 इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज में आपने पूरा का पूरा अपर बॉडी कवर कर लिया है। अगर आपने ये 8-9 एक्सरसाइज दबा के किया तो आपका पूरा अपर बॉडी का अच्छे से ट्रेनिंग हो जाएगा और 1 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा।
इस तरह से चार्ट बनता है कि अगर आप जब इंटरमीडिएट लेवल का वर्कआउट करते हैं तो ऊपर बॉडी का पूरा कवर करना है एक दिन में, फिर नेक्स्ट क्लास में लोअर बॉडी का, तभी जाके आप हफ्ता में 2 बार उसको रिपीट मार पाएंगे, राइट। चलिए, तो ये अपना हो गया अपर बॉडी। अभी सेम ऐसे ही हम दूसरे दिन जो अपना वर्कआउट में रहेगा सेकंड डे का लोअर बॉडी, उसमें हम लेग्स वाला सेलेक्ट करते हैं कि क्या क्या है। ओके, ऑलमोस्ट हो गया है लेक्चर, अभी थोड़ा सा बाकी है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्क्वाट। स्क्वाट में भी बहुत टाइप का स्क्वाट होता है, आपको बैक स्क्वाट, फ्रंट स्क्वाट, ओके, ये वाला स्क्वाट, ओवरहेड स्क्वाट, सुमो स्क्वाट, पिस्टल स्क्वाट वगैरह स्क्वाट, बहुत सारे टाइप के स्क्वाट, कुछ फैंसी एक्सरसाइज भी होती है, लेकिन नॉर्मल स्क्वाट, बैक स्क्वाट वो आपको लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैक स्क्वाट फंक्शनल मूवमेंट है और ज़्यादा हेवी वेट लिफ्ट कर सकते हैं, बारबेल का प्लेसमेंट अच्छे से हो जाता है। ओके, इसलिए आपको क्या लेना है, सबसे पहला एक्सरसाइज जो रहेगा इसके अंदर वो अपना है स्क्वाट। ओके, ये पहला। और अब सेकंड एक्सरसाइज क्या रहेगा उसमें, सेकंड एक्सरसाइज जो है अपना ये अपना पहला हो गया हो। ओके, सेकंड में भी देखो लंजेज, स्टेप अप। ओके, लेग प्रेस नहीं करना है क्योंकि ये लेग प्रेस जो है वो सपोर्टेड एक्सरसाइज है। यहाँ पे अगर आपका 3 मसल ग्रुप काम कर रहा है, आपका ग्लूट्स काम कर रहा है, यहाँ पे हैमस्ट्रिंग लोअर थाई काम कर रहा है और क्वाड्रिसेप अपर थाई काम कर रहा है, तो यहाँ पे जैसे स्विच होंगे ना आप, तो यहाँ पे देखो क्या सपोर्ट हो गया आपका इस पे लेग प्रेस पे और लेग एक्सटेंशन में। आप जैसे ही बैठे हैं तो आपका 50% इफेक्टिवनेस उधर ही खत्म हो गया। तो सपोर्टेड एक्सरसाइज का यही एक डिसएडवांटेज है, यहाँ पे पूरा मसल, यहाँ पे आपको सिर्फ अपर थाई काम करेगा, सिर्फ क्वाड्रिसेप काम करेगा, आपका ग्लूट्स काम नहीं करेगा, हैमस्ट्रिंग काम नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका हिप रेस्टेड पोजीशन में है। तो ये सीक्वेंस वाइज ये सबसे बेस्ट है, ये बेस्ट है, फिर उसके बाद में तो आपको लेग एक्सटेंशन को स्किप करना है, लेग प्रेस को स्किप करना, हिप थ्रस्ट को भी स्किप करना। ये फैंसी वर्कआउट है लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो जब आप लेटते हैं तो सपोर्टेड हो जाता है, सपोर्ट मिल रहा है और सपोर्टेड है, इसका मतलब लेस इफेक्टिव है। सेकंड, जहाँ पे आप वेट रख रहे हैं उसका प्लेसमेंट प्रॉपर नहीं है, हिप जॉइंट वेट रखने के लिए नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे आप ज़्यादा वेट नहीं, अगर मैं शोल्डर पे यहाँ 150 किलो रख के वेट 10 सेकंड तक होल्ड कर पा रहा हूँ स्क्वाट मारते टाइम, लेकिन वही मैं 100-150 किलो मेरी हिप के जॉइंट पे नहीं रख सकता हूँ क्योंकि वो जगह वेट रखने का नहीं है। इसलिए दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि वो वेट का प्लेसमेंट प्रॉपर नहीं है। तीसरा है कि हिप थ्रस्ट जब आप करते हैं तो हाफ रेंज में कॉम्प्रोमाइज़ होता है। जब आप स्क्वाट करते हैं तो पूरा 180 डिग्री हिप खुलता है और एक्सटेंड होता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। जब आप हिप थ्रस्ट करते हैं तो ऑलरेडी आपका बॉडी जो ना एक्सटेंडेड पोजीशन में होता है, तो थोड़ा सा हिप फोल्ड होएगा और फिर ऊपर आएगा, तो वहाँ रेंज में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान में, इसलिए आपको हिप थ्रस्ट नहीं करना है। तो अभी यहाँ पे लंजेज और स्टेप अप दोनों में से आपको एक लेना है। क्यों? क्योंकि लंजेज जो है इसका इनिशियल स्टेज है, मतलब ये जो स्टेप अप है ये लंजेज का अपग्रेडेड वर्जन है। अपग्रेडेड मतलब इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो है स्टेप अप। तो अगर आप स्टेप अप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टेबिलाइजिंग चैलेंज होता है, मतलब इसमें स्टेबल करने वाले बॉडी को, बैलेंस को, हिप को स्टेबल करने वाले मसल्स का इन्वॉल्वमेंट स्टेप अप में ज़्यादा होता है कंपेयर टू लंजेज। तो स्टार्टिंग में आप लंजेस पे प्रैक्टिस करेंगे। ओके, इसमें पार्शियली इन्वॉल्वमेंट होता है स्टेबिलाइजिंग, जो आपका ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस मसल्स हैं, जो जब आप एक पैर उठाते हैं इससे तो बॉडी को जो बैलेंस करता है तभी वो एक्टिव होता है। तो लंजेज में पार्शियली एक्टिव होता है और स्टेप अप में फुल। तो पहले आप देखिए कि लंजेज प्रॉपर कर पा रहे हैं, अगर ईजी है लंजेज तो फिर स्टेप अप लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लंजेज ऑब्लिक स्टेप अप, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो सबसे पहला अपना जो था कौन सा था, स्क्वाट। ओके, स्क्वाट्स लेंगे, वो भी कौन सा, बैक स्क्वाट। ओके, फिर सेकंड कौन सा अपना, लंजेज और स्टेप अप, दोनों में से एक, लंजेज और स्टेप अप। ओके, और थर्ड कौन सा रहेगा, यहाँ पे देखो जैसे लंजेज और स्टेप अप है वैसा ही नेक्स्ट जो आता है बैक एक्सटेंशन और डेडलिफ्ट। बैक एक्सटेंशन लोअर बैक का एक्सरसाइज है, डेडलिफ्ट भी लोअर बैक का एक्सरसाइज है।
बैक एक्सटेंशन इनिशियल स्टेज पे करते हैं। अगर आप बैक एक्सटेंशन कर करके बैक को मजबूत कर लेते हैं तो बाद में आप डेडलिफ्ट पे स्विच हो सकते हैं। डायरेक्टली डेडलिफ्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये स्ट्रक्चरल पावरफुल मूवमेंट है, अनसपोर्टेड, बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, लेकिन बहुत ही केयरफुली करना पड़ता है क्योंकि इंजरी ओरिएंटेड भी है। तो ये डेडलिफ्ट कितना अच्छा कर पाएंगे डिपेंड करता है आपने बैक एक्सटेंशन पे कितना अच्छा प्रैक्टिस किया, लोअर बैक को कितना मजबूत किया, बॉडी कितना फ्लेक्सिबल है, ये ध्यान में रखना है। तो बैक एक्सटेंशन या डेडलिफ्ट दोनों में से एक एक्सरसाइज चूज करना है, डिपेंड किया आप कौन सा कर पा रहे हैं, ईजी है कि टफ है, वो मैटर करता है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा कंफ्यूजन है जो मैं दूर कर देता हूँ कि ज़्यादातर लोग बैक का जब भी शेड्यूल करते हैं, बैक की एक्सरसाइज में बैक एक्सटेंशन या फिर डेडलिफ्ट को लेते हैं। डेडलिफ्ट हमेशा बैक बाइसेप में आता है, लेकिन ये एकदम गलत है। बैक बाइसेप्स में डेडलिफ्ट नहीं आता है। क्यों? क्योंकि डेडलिफ्ट के अंदर जो मसल्स काम करते हैं वही सेम मसल स्क्वाट लंजेस लेग्स में काम करते हैं। तो डेडलिफ्ट का मतलब लेग्स के ही मसल आपका डेडलिफ्ट में काम कर रहा है, जितने भी मसल ग्रुप है। देखो स्क्वाट में क्या होता है, ग्लूट्स काम करता है, क्वाड्रिसेप काम करता है आगे वाला थाई, हैमस्ट्रिंग काम करता है पीछे वाला थाई। डेडलिफ्ट में क्या होता है, तीनों सेम मसल। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब आप डेडलिफ्ट करते हैं तो आपका स्पाइन वाला जो एरिया है, स्पाइन पे थोड़ा ज़्यादा लोड आता है और स्क्वाट में कम आता है, डेडलिफ्ट में ज़्यादा आता है। क्योंकि स्क्वाट में आपका बॉडी स्ट्रेट रहता है, जब भी आप अप डाउन करें तो स्पाइन के ऊपर वर्टिकल कंप्रेशन आता है। ओके, तो ये स्पाइन पे वर्टिकल कंप्रेशन आ रहा। जब हम डेडलिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, बॉडी को थोड़ा सा टिल्टेड रखते हैं, तो अब यहाँ पे जो स्पाइन है उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा लोड आ रहा है। मतलब एग्जांपल के लिए अगर ये पेन है, इस पेन को मैं अगर ऐसे दबा के तोड़ता हूँ तो मुश्किल है, लेकिन मैं इसको ऐसे करके तोड़ूंगा तो इजीली टूट जाएगा। तो जब आप डेडलिफ्ट करते हैं तो उसमें आपका स्पाइन थोड़ा ऐसा रहता है। तो स्पाइन ऐसा है, ये आपका अपर बॉडी का वेट है, ऊपर से आपने वेट पकड़ रखा है डेडलिफ्ट में, तो ये मिलके इस स्पाइन को ऐसा झुकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये स्पाइन कोलैप्स ना हो, राउंड ना हो, इसके लिए इसके ऊपर वाली जो मसल हैं यहाँ के स्पाइन के आजू वाले वर्टिब्रे के बीच वाले, ओके, मल्टीफिडस और स्प्लेनिस और वो सब, तो वो काम करते हैं, वो उसको पकड़ के रखते हैं कि वो स्पाइन कोलैप्स ना हो। इसका मतलब क्या है कि आप डेडलिफ्ट में स्पाइन वाले मसल को ज़्यादा चैलेंज देते हैं। तो यही डिफरेंस है कि जब आप डेडलिफ्ट करते हैं तो भी लेग्स वाले मसल काम करते हैं, लेकिन स्पाइन पे ज़्यादा लोड आता है, स्पाइन के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अब आप समझ गए हैं कि जितने भी लोग डेडलिफ्ट को बैक में करते हैं उनको बैक में नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए आपको समझ में आ गया है। इसलिए हमने जितना भी लेग्स का वर्कआउट चालू किया, लोअर बॉडी किया, उसमें हमने डेडलिफ्ट को ऐड किया है। बैक एक्सटेंशन में भी सेम मूवमेंट होता है, तो दोनों सिमिलर एक्सरसाइज है। डेडलिफ्ट जो है बैक एक्सटेंशन का एडवांस वर्जन है। तो अब हम ले रहे हैं एक एक्सरसाइज ये वाला, ओके। तो अपना एक स्क्वाट हो गया पहला, दूसरा दोनों में से एक हो गया, और तीसरा ये दोनों में से एक हो गया, राइट। तो अब यहाँ पे हम मेंशन करेंगे तीसरा एक्सरसाइज बैक एक्सटेंशन और डेडलिफ्ट, राइट। दोनों में से कोई भी एक वो समझा दिया कि कौन सा करना है, कितना करना है, ओके। ये हो गया। अब इसके बाद में हम आते हैं, डेडलिफ्ट हो गया, लेग कर्ल, ओके, और काफ, सीटेड काफ, स्टैंडिंग काफ। तो अभी यहाँ पे देखो सीटेड काफ में दूसरा, ये दोनों में फ़र्क है। कुछ लोग क्या करते हैं, या तो सीटेड काफ करेंगे या स्टैंडिंग काफ करेंगे। अगर वो दोनों भी कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग को ये अवेयरनेस नहीं है कि दोनों क्यों कर रहे हैं। उनको लगता है कि एक वेरिएशन है, पर वेरिएशन नहीं, दोनों अलग मसल को टारगेट करते हैं। जब आप स्टैंडिंग काफ करते हैं तो आपका जो मेन मसल है काफ का, गैस्ट्रोनेमियस, बड़ा पिंडली वाला, वो दो मसल हैं, उसके दो हेड हैं, वो दोनों डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। और जब आप सीटेड काफ करते हैं तो दोनों मसल के नीचे एक और मसल आपके एंकल जॉइंट तक जा रहा है, डीप मसल, वो सिर्फ एंकल के जॉइंट पर काम करता है, उसको टारगेट करने के लिए सीटेड काफ किया जाता है। ये बाय आर्टिकुलेट मसल थ्योरी का एक मैकेनिज्म होता है। बाय आर्टिकुलेट मतलब समझ गए आप, समझो अगर ये हमारा बाइसेप्स है तो बाइसेप्स के मसल दो जॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये बाइसेप का मसल यहाँ जाके कनेक्ट हुआ है, तो इसका काम इधर जॉइंट पे क्या हो गया, बाइसेप्स ये ऐसा फोल्ड करेगा आर्म्स को, और इधर ये बाइसेप जो है ना, इसका ये जाके जॉइंट कहाँ कनेक्ट हुआ, यहाँ पे। तो इसका काम क्या है, शोल्डर को फ्लेक्स करना। ये शोल्डर का, ये न्यूट्रल शोल्डर है, ये पीछे एक्सटेंशन
और ये फ्लेक्शन। तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, शोल्डर का फ्लेक्शन करवा रहा। लेकिन इसका एक कंडीशन है कि दोनों मुंह में से एक बार में एक ही तरफ एफिशिएंटली काम करता है। अगर मैंने इसको एक किसी भी साइड में काम दिया है, फ्लेक्शन का कुछ भी मसल को काम दे दिया, तो दूसरे मुंह पे ये उतना एक्टिवली काम नहीं करेगा। तो सेम मैकेनिज्म होता है कि अगर समझो ये मेरा बाइसेप्स है, अब मैं नॉर्मल ऐसे बाइसेप्स कर रहा हूँ, तो मेरा ये वाला बाइसेप्स का ऊपर वाला मुंह अभी इंगेज नहीं है, न्यूट्रल है। तो मैं जब भी बाइसेप मारता हूँ तो सारा वर्कआउट कौन कर रहा है, बाइसेप्स। ये फ्लेक्शन का काम कौन कर रहा है, बाइसेप्स। लेकिन अब मैं सिचुएशन चेंज करता हूँ, जैसे ही मैं हाथ को ऐसे उठाता हूँ, अभी क्या हो रहा है, मेरा बाइसेप का मसल हाथ को ऊपर उठाने में यहाँ काम पे लग गया। तो अब ये इस जॉइंट पे काम नहीं कर पाएगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं अगर इस सिचुएशन में इस एंगल पे अगर मैं बाइसेप मारता हूँ तो ये बाइसेप्स के नीचे एक और मसल है। ओके, ये हो गया अपना बाइसेप ब्रेकाई, इसके नीचे बाइसेप ब्रेकाई, बाइसेप ब्रेकाइलिस। ओके, वो एक सिंगल जॉइंट है, वो सिर्फ ये जॉइंट पे काम करता है। तो मेरे को अगर इसका डीप मसल है ब्रेकियोलिस, उसको काम देना है तो मेरे को इसको ब्लॉक करना पड़ेगा बाइसेप्स को, राइट। तो मैं ब्लॉक कैसे करूंगा, इसको ऊपर उठा के। इसीलिए प्रीचर कर्ल मसल जो मशीन होता है ना, प्रीचर कर्ल, जिसमें हम ऐसे एंगल पे रख के मशीन के ऊपर हाथ और फिर ऐसा बाइसेप करते हैं, या फिर कुछ लोग केबल पे ऐसा हाथ रख के ऐसा ऐसा मारते हैं। तो उसका एक रीजन है कि जैसे आपने हाथ को यहाँ उठाया, ये बाइसेप यहाँ इंगेज हो गया, यहाँ काम नहीं करेगा, तो इसका जो डीप मसल है वो तभी इस एंगल पे काम करेगा, इसलिए वो प्रीचर कर्ल होता है। ऐसा ही बाइसेप का रियर कर्ल, रियर मतलब रिवर्स किया तो फोर आर्म ज़्यादा काम करेगा। सेम ऐसा होता है आपका सीटेड काफ में, कि जब आप स्टैंडिंग काफ करें तो काफ मसल है वो भी सेम है, काफ मसल बड़ा है, घुटने की जॉइंट पे भी काम करता है, एंकल की जॉइंट पे भी काम करता है। तो आप अगर काफ को, बड़े मसल को ट्रेन करना तो आप खड़े खड़े कर सकते हैं, लेकिन एंकल की जॉइंट पे काम करता है तो एंकल जॉइंट पे आप काफ को बंद करिए। कैसे करेंगे, घुटना फोल्ड करिए। तो जब आप सीटेड काफ करते हैं तो घुटना फोल्ड हो जाता है। घुटना फोल्ड किसने किया, काफ मसल ने, बड़े मसल ने। अब काफ मसल ने इधर इंगेज कर लिया अपने आप को, तो वो एंकल के जॉइंट पे काम नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, एंकल की जॉइंट पे जो छोटा मसल है, जैसा यहाँ पे था वैसा एंकल के नीचे जो छोटा मसल है उसको टारगेट करने के लिए सीटेड काफ करते हैं। ओके, लेकिन अभी हम इंटरमीडिएट लेवल का वर्कआउट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका काफ मसल का ट्रेनिंग हो रहा है। तो आपको दोनों नहीं लेना, एक सिर्फ नॉर्मल, एक स्टैंडिंग काफ ले लीजिए, बड़ा मसल। इतने छोटे डीप मसल को इंटरमीडिएट लेवल पे टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हम क्या लेंगे, दोनों में से स्टैंडिंग काफ लेंगे, ये वाला। सीटेड काफ को छोड़ दीजिए, अभी एडवांस लेवल पर करिए। और फिर ये इधर है लेग कर्ल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ओके, इसको कभी भी स्किप नहीं करना है, और जितना एक्सरसाइज दूसरा करें उसका डबल सेट इसका मारना है। क्यों, उसका रीजन है, जितने भी एक्सरसाइज यहाँ से यहाँ तक है, सब में आपका आगे वाला थाइज और ग्लूट्स जो है वो काम करता है। और ये लेग कर्ल एक ऐसा एक्टिविटी है जिससे आप लोअर थाई, हैमस्ट्रिंग को टारगेट करते हैं। हैमस्ट्रिंग का ट्रेनिंग जो होता है घुटने के एंगल से होता है। नी फ्लेक्शन करके आप इसको अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं वो भी बाई आर्टिकुलेट है, वो दो जॉइंट वाला है। तो उसको अगर प्रॉपर ट्रेनिंग करना है तो घुटने की जॉइंट होएगा, वो ऊपर सिर्फ असिस्ट करता है आपकी हिप को, हिप जॉइंट को, ग्लूटियल ग्रुप को, ग्लूटियल मसल्स जो हैं उसको असिस्ट करता है। तो जब भी आप सीटेड लेग कर्ल करेंगे तो उसमें क्या होएगा, आपका हैमस्ट्रिंग अच्छे से काम करेगा। तो सोचिए आप, अपर थाई के लिए इतने वेरिएशन और लोअर थाई के लिए एक है, इसलिए इसके बराबर उसका मसल का डेवलपमेंट हो, इसलिए आपको लेग कर्ल भी ज़्यादा सेट मारना है। और हमेशा लेग कर्ल में सीटेड लेग कर्ल करेंगे, जो सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला मशीन है, वो लाइंग वाला नहीं करेंगे, उसका मैकेनिज्म गड़बड़ है। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो पहले हम लेग कर्ल लेते हैं, फिर काफ लेंगे। ये सीक्वेंस थोड़ा सा हमको चेंज करना। तो अपना क्या हो गया, इधर डेडलिफ्ट हो गया, बैक एक्सटेंशन हो गया, फिर अब लेंगे हम लोग लेग कर्ल। ओके, ये हो गया लेग कर्ल। अब लेग कर्ल के बाद में हमको लेना काफ। ओके, स्टैंडिंग काफ। ओके, ये स्टैंडिंग काफ हो गया। अब देखिए लेग कर्ल पहले हमने क्यों लिया, उसका भी एक रीजन है। लेग कर्ल और जो काफ मसल है दोनों बाई आर्टिकुलेट है,
ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर आप जब लेग कर्ल कर रहे हैं तो स्टैंडिंग काफ इसको सपोर्ट करेगा, और जब आप काफ कर रहे हैं तो ये लेग कर्ल सपोर्ट करेगा। तो क्या होगा, काफ मसल छोटा मसल है और लेग कर्ल बड़ा मसल है। अल्फा पीछे वाला थाई आगे वाली थाई के बराबर है। तो पहले आपको बड़े वाले थाइस को ये कर, एक मिनट देखिए, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सीक्वेंस गड़बड़ कर दिया है। आपको पहले काफ करना है, ओके, माय अपोलॉजी फॉर दिस। यहाँ पे स्टैंडिंग काफ आपको, सॉरी ये काफ करना है, ओके, स्टैंडिंग काफ करेंगे, फिर लेग कर्ल करेंगे। ये ऐसा सीक्वेंस आपको रखना है। अभी रीजन समझ में आ गया आपको कि काफ पहले कर लेंगे तो काफ मसल थक जाएगा। काफ मसल ने अपना परफॉर्म किया, अब थक गया, चलेगा, क्योंकि हैमस्ट्रिंग मसल बड़ा मसल है। लेग कर्ल में काफ के सपोर्ट की उसको ज़रूरत नहीं है। समझिए, ये सरपंच है, ये प्रधान है, ये बड़ा नेता है, ये छोटा नेता है। तो छोटा नेता को सपोर्ट चाहिए, बड़ा नेता को सपोर्ट नहीं चाहिए। वैसा ही सेम है, ये जो काफ मसल है छोटा मसल है। अगर ये छोटा मसल पहले बड़े मसल को, हम अगर पहले ये करते हैं तो छोटा मसल बड़े को हेल्प करेगा, तो ये थक जाएगा, इसका खुद का डेवलपमेंट नहीं होएगा, खुद का परफॉर्मेंस नहीं होएगा। लेकिन अगर हम पहले इसको करते हैं तो ये अपना देख रेख कर लेगा, ये बड़ा मसल है, ये कर लेगा, तो फिर बाद में हम इसके भरोसे नहीं रहेंगे। तो अभी आपको समझ गया कि पहले काफ कर लीजिए, काफ थक जाएगा, इसका ट्रेनिंग हो जाएगा, तो ये इस बड़े मसल को सपोर्ट नहीं कर पाए क्योंकि ऑलरेडी थक चुका, फटीग हो गया है। इस तरह से हर एक एक्सरसाइज का सीक्वेंस क्या रहता है, उसके पीछे भी रीजन होता है। तो आपको हमेशा ये चीज़ें ध्यान में रखना है। तो देखिए, अपना ये पूरा जो इंटरमीडिएट लेवल का वर्कआउट है हमने कवर कर लिया है कि आपको अपर बॉडी में कौन सी एक्सरसाइज लेनी है, क्या सीक्वेंस रहेगा, लोअर बॉडी में क्या। अभी हमको ये देखना है कि कितने सेट होने चाहिए। लास्ट पॉइंट बचा है अपना, ये देखिए डिक्लाइन का कितना सेट है, क्योंकि यहाँ पे हम 2 एक्सरसाइज ले रहे हैं चेस्ट का, तो सिर्फ आप 3-3 सेट मार लीजिए इसका, ओके। और शोल्डर ऑलरेडी यहाँ इन्वॉल्व हो गया, तो शोल्डर का भी 3 सेट ही लीजिए। शोल्डर साइड वाला ये अपना फेवरेट है, इसका आप 6 सेट कर दीजिए, क्योंकि ये डिफरेंट मसल है, ज़्यादा ट्रेनिंग देना है इसको, और कहीं इनडायरेक्टली इसका ट्रेनिंग नहीं हो रहा है। शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन, इसका आप 4 सेट पकड़ के रखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, छोटे मसल्स हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको सेट बनाना है। फिर इसके बाद में लेट पुल डाउन आता है, तो लेट पुल डाउन और बेंट ओवर दोनों में सेम मसल काम कर रहा है, तो क्या करेंगे, 3-3 एक्सरसाइज ले लीजिए, इनका 3-3 सेट, क्योंकि 6 हो जाएगा एक ही मसल का। फिर स्रक्स आएगा, तो स्रक्स का आप 4 सेट पकड़ लीजिए, ओके। और फिर रियर डेल्टोइड आर्म्स छोटा है, इसका आप 3 सेट पकड़ लीजिए, ओके। तो इधर हो गई 9 एक्सरसाइज, और इधर तो और भी कम, ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 में ही अपना काम हो रहा है। क्योंकि लेग्स के वर्कआउट में ये सारी हेवी एक्सरसाइज है, ज़्यादा टाइम लगता है। हेवी अगर आप लेग्स का वर्कआउट करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगता है। और अब देखिए इसमें सेट कितना रहेगा, स्क्वाट कर रहे हैं आपका कम से कम 5 सेट स्क्वाट का होना चाहिए। जितनी भी जिम में एक्सरसाइज होती है उसमें सबसे बेस्ट जो एक्सरसाइज और मोस्ट इफेक्टिव है जो आपकी पूरी बॉडी को कवर करता है वो होता है स्क्वाट। इसलिए स्क्वाट एक्सरसाइज में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, इसमें आपका मास्टरी होना चाहिए, फॉर्म टेक्निक से लेके स्ट्रेंथ से लेके हर चीज़ को। इसको कभी भी लाइटली नहीं लेंगे, इसीलिए इसका आप ज़्यादा सेट मारिए, 5 सेट कम से कम इसका पकड़ के चलिए। फिर इसके बाद में स्टेप अप या लंजेज का आप 2 सेट ले लीजिए, ओके। फिर इसके बाद में बैक एक्सटेंशन या डेड लिफ्ट का आप इसका है ना 3 सेट ले लीजिए, ओके। और फिर काफ है, काफ का आप 3 सेट ले लीजिए। फिर लेग कर्ल, ये अपना फेवरेट एक्सरसाइज है, इसको कभी भी स्किप नहीं करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये समझ लीजिए आप इसका ऑपोजिट, ये कॉम्पिटिटर है, इसका ऑपोजिट, इसका आपको 6 सेट मिनिमम लेना है, ओके। तो ऐसा देखिए, अभी आपको समझ में आ गया कि इतनी सारी एक्सरसाइज में से जब आप इंटरमीडिएट लेवल का वर्कआउट करें, इंटरमीडिएट लेवल मतलब 2-4 महीने का एक्सपीरियंस हो गया आपको, एकदम बिगिनर नहीं है लेकिन एडवांस लेवल भी नहीं है, मास्टर भी नहीं है। उस सिचुएशन में जब आप अपना वर्कआउट चार्ट बना रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, कितना रिपीटिशन होना चाहिए, 15 से 20, ओके। कितना सेट होना चाहिए, कौन कौन सी इफेक्टिव एक्सरसाइज होनी चाहिए, बारबेल से करना, डंबल से करना, ओके। ये पूरा कवर हो गया तो आप अपना खुद का अपर बॉडी लोअर बॉडी का चार्ट बना सकते हैं। 7वें दिन आपको रेस्ट करना है, क्योंकि 6 दिन वर्कआउट करके हमारा CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम इतना थक जाता है कि 1 आध दिन का ब्रेक उसको भी
चाहिए, इसलिए आपको 7वें दिन रेस्ट करेंगे। उस दिन आप चाहें तो थोड़ा स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आपके ऊपर स्ट्रेचिंग में लोड नहीं आता है, ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं होता है, तो स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। तो ये अपना हो गया है अपर बॉडी लोअर बॉडी, मतलब पहले दिन अपर बॉडी करेंगे, दूसरे दिन लोअर बॉडी करेंगे, तीसरे दिन कार्डियो और एब्स करेंगे, चौथे दिन फिर से अपर बॉडी, पाँचवें दिन लोअर बॉडी, छठे दिन कार्डियो एब्स और एक दिन का रेस्ट। इस तरह से आपका इंटरमीडिएट लेवल का वर्कआउट प्लान हो गया। अब ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप कार्डियो करें, तो हमने जब बिगिनिंग लेवल का वर्कआउट का प्लान किया था तो उसमें मेंशन किया था कि आपका जो कार्डियो है वो 20 से 30 मिनट रहेगा, उसमें वार्म अप और कूल डाउन इंक्लूड नहीं है। आपको 5 मिनट अलग से वार्म अप करना है, धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते स्पीड पकड़ना है, टारगेट स्पीड तक आते आते 5 मिनट हो जाना चाहिए। फिर जब आपका वर्कआउट खत्म हो जाएगा, जो भी आपका टारगेट है 20 मिनट 30 मिनट, उसके बाद में फिर से कूल डाउन करके वैसी सिचुएशन में 5 मिनट में आपको धीरे धीरे स्पीड कम करना है। वो हो गया कार्डियो। अब यहाँ पे आपको क्या करना, थोड़ा सा टाइमर बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 मिनट से लेके 50 मिनट आप पकड़ के चलिए, इस बीच में आपको कार्डियो करना है, ओके। और इसमें वार्म अप और कूल डाउन नहीं होगा, ये 5 मिनट का प्लस वार्म अप और 5 मिनट का माइनस, मतलब ये कूल डाउन और ये वार्म अप ये दोनों सेपरेट हैं। ये पहले वार्म अप करेंगे, फिर इस रेंज में आपको वर्कआउट करना है, कितना आपका इंटेंसिटी होना चाहिए, कितना हार्ट रेट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन की कि कैसे आपको ट्रैक करना है, आप किस रेंज में आपको भागना है, ओके। हर चीज़ उसमें दे रखी है, आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए। फिर उसके बाद में एब्स करेंगे, ओके। तो एब्स के अंदर भी कौन सा एक्सरसाइज होना चाहिए, ये एब्स वाले चैप्टर में हमने कवर किया है, ओके। आप देख लेना एब्स की 2-4 एक्सरसाइज, जो आधा घंटा आपका ये हो जाएगा 40 मिनट, और 20-25 मिनट में आपका एब्स का एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में फुल बॉडी स्ट्रेच करना है। फिर भी यहाँ पे मैं शॉर्ट में थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ, ओके, कि समझो ये आपका कार्डियो करने के बाद में एब्स वाला एरिया, एब्स वाला टाइम आ गया कि 20 मिनट आपको एब्स करना। तो इसमें मेन 3-4 एक्सरसाइज होती है कोर मसल की, वो ले लेना है। पहले आपको लेना है फॉरवर्ड क्रंच, ओके, ये आपका हो गया फॉरवर्ड क्रंचेज। रिवर्स क्रंच और फॉरवर्ड क्रंच में सेम मसल काम करता है, इसलिए आपको ये करना है। ये एब्स में भी आपका रिपीटेशन 15 से 20 होना चाहिए। अगर आप 20 रिपीटेशन से ज़्यादा क्रंचेज मार रहे हैं, इसका मतलब आपको इंटेंसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। इंटेंसिटी कैसे बढ़ाते हैं वो एब्स वाले चैप्टर में आप जाके देखिए, ठीक है। तो ये आपको ये ध्यान में रखना कि जिस लेवल का आपका वर्कआउट है उस लेवल की रिपीटेशन मारेंगे, उससे ज़्यादा जा रहा तो इंटेंसिटी पे फोकस करेंगे, ओके। तो पहला हो गया फॉरवर्ड क्रंच, आगे से क्रंचेज करना है। ये आपके एब्स वाले सबसे ऊपर वाले मसल को टारगेट करता है, रेक्टस एब्डोमेन जो दिखता है एब्स वाला लाइन। उसके बाद में ओब्लिक की ट्रेनिंग करेंगे। तो ओब्लिक्स में क्या क्या आता है, एक तो साइड वाला आता है, एक रोटेशन आता है, ठीक है। तो इसमें एक एक्सरसाइज लेंगे आप टोर्सो फ्लेक्शन का, ओके। अब ये आप मशीन पे भी कर सकते हैं और केबल पे कर सकते हैं, या पार्टनर के साथ में बेंच पे लेट के साइड वाला भी कर सकते हैं, हाथ में वेट लेके भी कर सकते हैं। सबसे बेस्ट होता है कि आप पार्टनर को लेट के पैर पे बिठा के आप ये वाला करिए, नहीं है तो फिर आप दूसरा ऑप्शन चूज करिए। तीसरा एक्सरसाइज हो गया टोर्सो रोटेशन, ओके, टोर्सो रोटेशन, ओके। टोर्सो रोटेशन मतलब एक मशीन आता है जिम में जो ऐसे ऐसे रोटेट कराने वाला। अगर वो मशीन नहीं रहेगा तो आप फ्लोर पे लेट के पीछे से एंकरिंग करके किसी भी बेंच वेंच को पकड़ के पैरों को ऊपर उठा के लेफ्ट राइट डालेंगे टोर्सो ट्विस्ट के लिए, ओके। और फिर चौथा हो गया प्लैंक, ये आपके ट्रांसवर्सस एब्डोमिनल को टारगेट करता है, फ्रंट प्लस साइड, दोनों फ्रंट और साइड का मिला के एक साइकिल होता है, ठीक है। क्योंकि एब्स का जो मसल है वो पूरा एक रिंग में होता है, ये टॉर्सो वाला बेल्ट होता है, इसको सामने से कवर करके फिर साइड से कवर करते हैं, तब जाके पूरा ट्रेनिंग होता है। इसलिए आपको प्लैंक में साइड प्लैंक प्लस फ्रंट प्लैंक मिला के एक प्लैंक होता है। बिगिनिंग लेवल पे इसको 30 सेकंड करना रहता है, लेकिन यहाँ पे आप 1 मिनट का टारगेट रखिए, 60 सेकंड्स का टारगेट रखेंगे प्लैंक में, इसको होल्ड करके रखना रहता है। टॉर्सो रोटेट, ये रोटेशन वाले ये वाले एक्सरसाइज में आप 3-3 सेट ले सकते हैं सबका, ओके।
तो फॉरवर्ड क्रंच हो गया, टोर्सो फ्लेक्शन हो गया, टोर्सो रोटेशन हो गया और प्लैंक हो गया। बस ये 4 एक्सरसाइज में आप पूरा का पूरा कोर मसल को ट्रेन कर सकते हैं कार्डियो करने के बाद में, राइट। तो अब देखिए इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न रहेगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए और हम उस पर और वीडियो बनाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जो भी आपका सवाल जवाब जो भी रहेगा। अब इसमें से आप देखिए एक बार फिर से एक शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं कि ये इंटरमीडिएट लेवल का वर्कआउट है। डेज कितना रहेगा, 7 दिन में से 6 दिन वर्कआउट करना है। डिवीजन कैसा रहेगा एक्टिविटी का, अपर बॉडी करेंगे एक दिन, दूसरे दिन लोअर बॉडी, तीसरे दिन कार्डियो एब्स, फिर से चौथे दिन अपर बॉडी, 5वें दिन लोअर बॉडी, 6ठे दिन कार्डियो और एब्स, 7वें दिन रेस्ट करेंगे। रिपीटेशन जो है वो 15 से 20 के बीच में होएगा। इतनी सारी कचरा पट्टी वाली एक्सरसाइज में से जो मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज है वो हमने सेलेक्ट किया कि अपर बॉडी में ये जो 7-8 एक्सरसाइज है वो कौन सी है, कितना सेट मारना है, लोअर बॉडी में कितनी एक्सरसाइज है, कौन सा सेट मारना है। अब देखिए आपके सामने एकदम सीधा हलवा है। ये कोई भी चार्ट अगर आप बना सकते हैं, इसको समझने के बाद में आपकी फैमिली में जो भी मेंबर नया जिम ज्वाइन किया है और उनको वर्कआउट बनाना है, तो ये वाला अगर आपने देखा है तो आप किसी का भी वर्कआउट चार्ट बना सकते हैं सबसे बेस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज के साथ में। कभी कभी ऐसा होता है कि हम वर्कआउट करते हैं, लंबा 1-1.5 घंटे का वर्कआउट करते हैं, लेकिन हमारा जो एक्सरसाइज का जो सिलेक्शन है वो प्रॉपर नहीं होता। कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती है जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है और कुछ एक्सरसाइज एकदम लेस इफेक्टिव होती है। तो आप जब कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज में आपका टाइम और एनर्जी उतना ही जाता है। फ़र्क क्या रहता है आउटपुट का। अगर आपने बेस्ट एक्सरसाइज चूज किया है तो आपको 100 में से 80-90% रिटर्न मिलेगा। अगर आपने बकवास एक्सरसाइज चूज की है तो 100 में से 10-20% मिलेगा। इसलिए किसी को बहुत मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता है और कुछ लोग को कम मेहनत करने के बाद भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये एक पॉइंट है। फिर बाकी बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि उनका न्यूट्रिशन कैसा, स्लीप कोटा कैसा है, उनका डिप्रेशन कितना, स्ट्रेस वगैरह बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं एक इंसान की फिटनेस को इम्प्रूव करने में। लेकिन जो बेसिक चीज़ें होती हैं आपका रेस्ट, रिकवरी, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज के पार्ट में से जो हेल्पफुल रहता है वो ये चीज़ है कि सबसे बेस्ट एक्सरसाइज आपको पता होनी चाहिए और वो आप कैसे ऐड करते हैं ये मैटर करता। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं हम लोग। अभी हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है उसके अंदर हम लेंगे एडवांस लेवल का वर्कआउट। तो उसमें कैसा हम और स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इंटरमीडिएट पे इंटेंसिटी बढ़ाए हैं, अब 3-4 महीना, 5 महीना, 6 महीना करने के बाद में आपका स्ट्रेंथ और डेवलप हो गया, तो अभी आपको जो मसल को आप ट्रेन कर रहे हैं और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ में, तो उनको रिकवरी के लिए और ज़्यादा पीरियड चाहिए, जैसे 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, डिपेंड ऑन इंटेंसिटी लेवल। तो उसके लिए फिर कैसा साइकिल बनेगा कि एक वीक में एक मसल पार्ट को या एक मसल ग्रुप को एक ही बार ट्रेनिंग होना चाहिए, कहीं पे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। तो हम ऐसा क्या चार्ट बनाएं कि कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा नहीं कि हम कर रहे हैं और हमको पता नहीं है लेकिन वो मसल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और उसका रिकवरी नहीं हो रहा, ओवर ट्रेनिंग हो रहा है। तो ओवर ट्रेनिंग और डेड ट्रेनिंग के बारे में भी हमने एक वीडियो बनाया है, वो क्या होता है, उसका क्या इफेक्ट होता है, माइनस प्लस सब आप जाके एक बार प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आप पूरा स्टोरी समझ जाएंगे। अभी अगले चैप्टर में हम एडवांस लेवल का वर्कआउट चार्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं उसको लेके हम पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।